देश का सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल, क्योंकि यहां पर सैंपल साइज सबसे बड़ा है। लगातार मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बारे में बात कर चुके हैं। महाराष्ट्र में कांटे का मुकाबला है, लेकिन क्या पूरे देश में होगा कांटे का मुकाबला, या तस्वीर कुछ और होगी? क्या होगा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, क्या होगा पश्चिम बंगाल में, क्या होगा गुजरात में, क्या होगा उन राज्यों में जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था? ये देखने वाली बात होगी। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर भी हम आएंगे, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है उत्तर प्रदेश को लेकर? आपने जिस तरीके से लोगों से बातचीत की, निश्चित तौर पर पार्टी के एक बड़े नेता के नाते तो आप पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई देंगे यहाँ इस मंच पर, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत क्या रही? कौन से बेल्ट हैं जहां आपको लगता है कि आप थोड़ा मजबूत रहने वाले हैं? तो अब देखिए, वापस बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। इस बीच गुजरात की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बीजेपी के खाते में सभी 26 की 26 सीट जा सकती है। अब देखिए, 2019 के चुनावों में भी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में किया था, तो क्या इस बार भी वही माहौल है? कम से कम भारत एक्सप्रेस और रोड मैप टू विन का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं ना। प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुनील मिश्रा जी, आप जरा इस पर थोड़ा सी जानकारी दें। गुजरात में 26 सीटें कैसे आ रही हैं और क्या लग रहा है? क्योंकि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो लग रहा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन कुछ काम आएगा। क्या लोगों ने इस बारे में भी कुछ बताया कि उन पर कोई असर हुआ नहीं हुआ? देखिए, क्या है, गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड वर्क है, उसका आपने रिजल्ट असेंबली इलेक्शन में देखा होगा कि किस तरह से उनके नंबर्स इंक्रीज हुए और बढ़े। अभी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे सशक्त टीम अगर ग्राउंड पे मैं कहीं देखता हूं तो गुजरात में देखता हूं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अगर रेटिंग देना हो तो मैं डाउनग्रेड रेट करूंगा या माइनस में रेट करूंगा बूथ मैनेजमेंट पर लेकर, उनके कार्यकर्ताओं को लेकर, इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर, इन गुजरात में चीजें। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं, स्पेशली मैं तमाम लोकसभा सीटों पर मैं खुद ही रहा हूं, वहां पर मैंने कोई इस तरह की उनकी एंथुजियाज्म नहीं देखा, इस तरह से एनर्जी लेवल नहीं देखा कि वो फाइट करते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से एक एक लोकसभा सीट पे अगर आप लेकर चलें, अपने विधायक से लेकर, अपने एमएलसी से लेकर, अपने अलग अलग आरएसएस के कैडरों को यूटिलाइज की हुई है। कहीं ना कहीं गुजरात में इस बार लोगों के बीच में आप ये मानकर चलें कि एक 70-75% लोगों के बीच में एक एंथुसियाज्म है कि हमारी प्रदेश से एक बंदा जाकर हैट्रिक बनाने वाला है कहीं ना कहीं जो है। और कुछ लोग, हम जब बात कर रहे थे तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद मोदी के लिए यह अंतिम चुनाव हो, ये थर्ड टाइम अंतिम इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, इसलिए हम बढ़ चढ़ कर जो है यहां से जिताकर भेजेंगे। एक ऐसा मैसेज देखने को मिला। और जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस, बड़े बड़े गुट एक साथ आए हैं, बड़े बड़े दल एक साथ आए हैं, वो क्या बहुत बड़ा चैलेंज हो गया? बिलाल जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम तो जब गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो एक शब्द बहुत ज्यादा सुनता था, एंटी इनकम्बेंसी। एग्जिट पोल जो रोड मैप टू विन, मिश्रा जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहां पर, और भरूच सीट गई आम आदमी पार्टी को। अहमद पटेल साहब का क्या कुछ वर्चस्व है कांग्रेस में, उनका क्या कुछ रोल रहा करता था? मुमताज पटेल के चेहरे पर वो नाराजगी साफ तौर पर नजर आई थी कि ये सीट आम आदमी पार्टी को क्यों देती? देखिए, जहाँ तक अहमद पटेल का सवाल है, अहमद पटेल तो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी मुमताज़ पटेल अभी काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन जहाँ तक गुजरात का सवाल है, तो गुजरात के अंदर मैं यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछली बार विधानसभा चुनाव में अपनी एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम करने के लिए पूरी कैबिनेट बदल दी थी, ये उनकी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये हुनर सीख लिया है कि वो किसी भी तरह एंटी इनकम्बेंसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। जब एंटी इनकम्बेंसी हावी होती है तो उसका सीधा नुकसान पार्टी को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी से कहीं ना कहीं या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट बदलती है, या पूरी विधायकों को बदल देती है, या पूरी कैबिनेट बदल देती है। आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 चीफ मिनिस्टर बदले, और मुख्यमंत्री होने के नाते भी प्रधानमंत्री वहाँ बहुत पॉपुलर रहे, उसी स्टेट से आते हैं। तो ये ज़रूर इफेक्ट है गुजरात के अंदर, जिसका आप लार्जर इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, सारिका जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सारिका जी, अब हमने महाराष्ट्र के बाद गुजरात की हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 26 की 26 सीटें जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहा है। देवकी नंदन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इस पर अपनी बात को रखें, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, चलिए मेहमानों से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस सब के बीच में आपको एक बार फिर बता दें कि महाराष्ट्र में एक टक्कर देखने को मिली, लेकिन गुजरात में एक बार फिर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है।
सुनील जी का कहना है कि यहाँ पर जो काडर रहा, जो कार्यकर्ता रहा, उसका एक्टिव रहना और फिर प्रधानमंत्री मोदी को एक और टेन्योर देना गुजरात के लिए। गुजरात ने पहले भी बढ़ चढ़कर इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे और निश्चित तौर पर एक भावनात्मक जुड़ाव गुजरात की जनता का भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में रहा है, तो उसका असर यहाँ एग्जिट पोल में तो कम से कम देखने को मिल रहा है और ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी गुजरात को लेकर रही है। लेकिन सुनील मिश्रा जी, एक सवाल फिर भी बार बार रहेगा कि विधानसभा चुनाव में 10-12% का वोट प्रतिशत जो है वो आम आदमी पार्टी लेकर आई और कांग्रेस जो है वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी क्योंकि कांग्रेस उस समय पर चुनाव को उस अंदाज में लड़ती भी नहीं दिखाई दी जो अंदाज उसका कभी किसी ज़माने में गुजरात में हुआ करता था, लगातार कमज़ोर होती चली गई। आपको लगा कि ये कॉम्बिनेशन बनने के बाद में कुछ जो अलायंस है, विपक्षी अलायंस, कुछ ज़्यादा मजबूती से लड़ पाएगा या आपको लगता है कि सीटों की टक्कर जो है वो बड़ी नज़दीकी रहने वाली है? प्रवीण जी, एक चीज़ देखिए, असेंबली इलेक्शन के पहले तक, असेंबली इलेक्शन के 2 महीने पहले अगर मैं गुजरात की रिपोर्ट बताऊं तो कांग्रेस एक बड़ी कम्बैट सिचुएशन में थी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जड़ों में तेजाब डाला है, आप अगर देखेंगे तो तेजाब डाला है, उससे उसके संगठन के लोगों को छीन लिया, उससे उसके वोटरों को छीन लिया। होता क्या है कि एक बार संगठन पार्टी का चला जाए, उसके खिलाफ एक निगेटिविटी माहौल हो जाए। दिल्ली में आपने देखा क्या हुआ, सेम गुजरात में है। आप बिलीव करें, आज अगर कांग्रेस अकेली ही रही होती और आम आदमी पार्टी ने उसके जड़ों में जो मैं विष डालने की बात कर रहा हूं नहीं डाला होता तो शायद सिचुएशन कुछ अलग होती गुजरात की। लेकिन असेंबली इलेक्शन से पहले जिस तरह से केजरीवाल और इनके लोगों ने जाकर कांग्रेस का वहां पर पर्चे फाड़ने शुरू किए, उसका नुकसान अभी भी दिखाई दे रहा है। आप अगर मैं आपको गाली दे दूं, आपको बोल दूं कि आपने चोरी किया, डकैती किया, बेईमानी किया और हम कल आपसे दोस्ती कर लें तो जनता तो आपके कैरेक्टर को नहीं भूलने वाली है ना। तो कहीं ना कहीं यह रीजन मुझे लगता है कि जिसके वजह से जनता का एक कहीं ना कहीं जो है रुझान अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रति वह नहीं देखने को मिल रहा है जो होना चाहिए। ठीक है, आगे भी इस पर हम बातचीत करते रहेंगे। बिलाल जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस गुजरात स्टेट का हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, 26 की 26 क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और आप तो लंबे वक्त से आप लोगों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। 2014 में तो गुजरात मॉडल तमाम चीजें हुई थी। चलिए, हाँ बिलाल साहब, आप अपनी बात को संक्षेप में रखें और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और बढ़िया मेहमान हमारे पैनल पर जुड़ गए हैं, शहनवाज हुसैन साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। शहनवाज जी से बड़ी लंबी बातचीत भारत एक्सप्रेस पर हमारी रही भी है। आपके पास मैं आता हूं, उससे पहले बिलाल जी अपनी बात को पूरा कर लें और फिर मैं आपसे टिप्पणी लेता हूं। महाराष्ट्र और गुजरात के आंकड़े हम रख चुके हैं एग्जिट पोल के। बिलाल जी, अपनी बात। देखिए, 2014 की बात करें या 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 60% वहाँ गुजरात में स्कोर किया है। लेकिन अगर आप पूर्व में जाएं, 2004 की बात करें या 2009 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ करता था। अगर कांग्रेस के पास 24 सीटें हुआ करती थी तो भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी 26 सीटें हुआ करती थी। लेकिन उस समय कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी से आगे नहीं निकल पाई थी। लेकिन कांग्रेस ने वहाँ बहुत अच्छी कोशिश की थी। लेकिन जैसे भाई ने अभी बताया कि जिस तरह से वहाँ आप पार्टी की एंट्री हुई, उन्होंने वहाँ क्या अपनी पार्टी का विस्तार किया और मिनिमम 14% से लेकर 22% वोट बैंकों का वोट प्रतिशत का विस्तार किया। ये वोट प्रतिशत उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की ज़मीन से छीना है। तो ये बेसिकली ड्रॉबैक उभर के वहाँ पर आया है, जिसकी वजह से कांग्रेस हमेशा से गुजरात में लड़खड़ाती रही। हालांकि उसने संगठन के स्तर पर काफ़ी मेहनत की थी, अपना आप को इसको थोड़ा और कंपेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाई क्योंकि उसकी राह में आप पार्टी ने हमेशा अड़ंगा उड़ाया। आपसे और इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। शहनवाज जी, महाराष्ट्र और गुजरात के एग्जिट पोल के नतीजे अभी तक हमने दर्शकों के सामने रखे हैं और एग्जिट पोल देखिए, सबसे बड़े सैंपल साइज का ये एग्जिट पोल है। इसमें गुजरात से तो अच्छी खबर है, एक बार फिर वही प्रदर्शन है, सभी सीटें जीतती दिखाई दे रही है एनडीए, जैसा रोड मैप टू विन का एग्जिट पोल भारत एक्सप्रेस के साथ दिखाता है। लेकिन महाराष्ट्र में आपके लिए बड़ा कांटे का मुकाबला हो गया, यहाँ 50-50 का मामला है और इशारा इस तरफ जा रहा है, जो जनता से मुद्दों पर बात हुई है, कि बहुत अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से टूट फूट हो गई, जिस तरह से शिवसेना टूट गई, जिस तरह से शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार चले गए, तो इसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं गया। ये एग्जिट पोल में दिखाई पड़ता है। नहीं, एग्जिट पोल में ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने अच्छे से किया होगा, लेकिन हम लोगों की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि महाराष्ट्र में हमें इतना नुकसान होने वाला नहीं।
और जहाँ तक गुजरात का सवाल है, विधानसभा के चुनाव में भी हमने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि 26 की 26 सीट जीतेंगे और अब की बार 400 के पार जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू में कहा, जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कहा मिशन 272 प्लस, तो लोगों ने कहा कि अरे साहब आप तो वाजपेयी जी जब थे तो 181 182 से ज़्यादा नहीं जीते, 272 कहाँ से ले आएंगे। लेकिन जनता ने 283 दिया। जब हमने 19 में कहा मिशन 300, जनता ने 303 सीट दी और इस बार हमने कहा है अब की बार 400 के पार, तो हमें पूरा यकीन है और हमने कोई ऐसे हवा में नारा नहीं लगाया। पूरा आकलन हुआ कि जो हम 303 सीट जीते हैं उसमें 70 सीट और भी ऐसी थी जो हम कभी कभी न कभी जीते थे या बहुत कम मार्जिन से हारे थे। तो इन सीटों का आकलन करके हम लोगों ने कई दिनों की बैठक करने के बाद ये अपना आंकड़ा निकाला कि हमारी जो इंटरनल सर्वे है वो क्या कह रहा है। तो हमें हुआ कि हम 370 सीट ही जीत सकते हैं कम से कम। तो हमने 370 अपना कहा और एनडीए का 400 के पार कहा है और हमें पूरा यकीन है कि हम 370 सीट बीजेपी अपने दम पे जीतेगी और 400 के पार हम जाएंगे। अभी तो आपका एग्जिट पोल आएगा, अभी तो सिर्फ 74 सीटों का आपने नतीजा दिखाया है और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे आप दिखाएंगे हम 400 के पार चले जाएंगे। अच्छा शहनवाज जी, एक बड़ी अहम बात यह है कि आप लोग भी अपनी एनालिसिस करते हैं और गृह मंत्री अमित शाह को तो हम बड़ा गौर से सुनते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान भी जब उन्होंने जो आंकड़े रखे वो बड़े दिलचस्प होते हैं, वो नतीजों के बड़े समीप दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब जिस महत्वपूर्ण राज्य की हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और नतीजे में रखता हूं सामने एग्जिट पोल के उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के जो नतीजे हैं वो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और मैं उम्मीद करता हूं शहनवाज जी आप भी देख पा रहे होंगे। यहां 65 से 68 सीटें, बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है वो रखा नहीं है। सुनील जी ने जो रोड मैप टू विन का एग्जिट पोल है उसमें ऐसा नहीं है कि हम ±10 सीटों की बात कर रहे हैं। बहुत आपको सटीकता के साथ में एक बड़े सैंपल साइज के साथ में दिखा रहे हैं कि 65 से 68 सीटों के आसपास, यानी पिछले प्रदर्शन से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखाई पड़ता है। और इंडिया अलायंस जो है वो 12 से 15 सीटें, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, बीएसपी का खाता खुलता इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। शहनवाज जी 80 की 80 सीटें जीतने की बात थी, लेकिन सच बात तो यह है कि अगर 65 से 68 का ये आंकड़ा भी आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपकी अपेक्षाएं अभी भी क्या हैं? नहीं, हमारी अपेक्षा इससे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपने 65 से 68 कहा है। हम ये मानते हैं कि 4-5 सीटों पर कांटे का मुकाबला है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन 70 से प्लस हमारी सीटें होगी। जितनी आपने दी है उससे मैं 2 ज़रूर बढ़ाता हूँ, कम से कम 70 होगी और ये 75 तक जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा है, आप देखिए की सरकार है। सर वापस आ जाएंगे आपके पास, वापस आएंगे आपके पास। एक बार ये आंकड़ा जरा दर्शकों को क्लियरली पहुंचा दे। एनडीए गठबंधन जो है 65 से 68 सीटें जीत सकता है, इंडिया अलायंस 12 से 15 सीटों पर रह सकता है। देवकी नंदन जी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर देवकी नंदन जी तक आवाज पहुंच रही होगी तो देवकी जी किस तरीके से देख रहे हैं आप इस आंकड़े को, कैसे देख रहे हैं इंडिया अलायंस? क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि 2 लड़कियों की जोड़ी जो पहले भी थी उस वक्त तो ज्यादा सुपरहिट नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जबरदस्त परफॉर्म करने वाली है। लेकिन रोड मैप टू विन का जो सर्वे आया है वो तो देखकर कहीं ना कहीं निराशा होगी इंडिया अलायंस को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दोनों युवाओं को। हैं वो अच्छी बात है, एग्जिट पोल होता ही होता है। लेकिन जो ये बात आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा डेटा हमारा है 2 लाख का डेटा है, तो 2 लाख का डेटा अगर आप देखेंगे तो 368 पर लोकसभा सीट पर आता है। मतलब एक सीट पर 368 लोगों की राय ली गई है। अगर 368 लोगों की राय से पूरी तस्वीर साफ होने लगे फिर तो कोई बात नहीं है। देखिए ये डेटा जो आपने जो दिखाया है 65 से 68, हो सकता है 65 से 68 आ जाए, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो जमीन पर है, जमीन पर बहुत कांटे की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक के बीच। जो मैंने जमीन पर जाकर के देखा है वो मैं कह सकता हूं कि लड़ाई बहुत कांटे की है।
अब कितना मार्जिन, चूंकि देखिए पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटों पर का जो उसका जो मार्जिन था बहुत ज्यादा था, करीब कई जगहों पर 4 से 5 लाख का मार्जिन था, कई जगह मतलब 50% से एबव जो है कई सीटें ऐसी थी जिस पर उनको वोट मिला हुआ था। तो अगर इस बार इंडिया ब्लॉक अपना वोट बढ़ाता भी है तो उसको एक बड़ा मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। बड़ा मार्जिन जमीन पर आपका अंदाजा क्या, आपने कहा आपने जमीन पर देखा है, आपका अंदाजा क्या है सीटों में? नहीं, मैं सीट के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। ठीक है, लेकिन आपने सैंपल साइज पर एक प्रश्न उठाया, तो सुनील जी आप अगर उसको काउंटर करना चाहें तो। सुनील मिश्रा जी भी मौजूद हैं, रोड मैप टू विन उन्होंने ही किया है, उन्हीं की संस्था है। 1 सेकंड प्रवीण जी, 1 मिनट मुझे दीजिए, 30 सेकंड मुझे दीजिए। दरअसल है क्या, एग्जिट पोल को लेकर के जब से एग्जिट पोल आया है तब से इसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं और हर बार एग्जिट पोल गलत साबित होते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग एग्जिट पोल पर चर्चा करते ही करते हैं। क्योंकि भाई देखिए, आज मैं देवकीनंदन जी इसलिए रोक रहा था क्योंकि चर्चा शुरू होने के पहले मैं लंबी बात इस पर कह चुका हूं, और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, ये सारी बातें रखिए, बिल्कुल विश्वास रखिए, आप सब कुछ कहा है मैंने, कई एग्जिट पोल किए हैं, उसमें कई गड़बड़ाते हैं। लेकिन सुनील जी फटाफट ब्रेक पर जाओ, उससे पहले अगर सबसे पहले देवकीनंदन जी ये समझ लीजिए कि आप पूरी भारतीय इतिहास में पिछले 30 सालों के का जो एग्जिट पोल का इतिहास है वो देखकर आप ले लें तो सैंपल साइज कभी भी 1 लाख, 1,40,000, 1,35,000 से नहीं होती है। हमारी सैंपल साइज 2 लाख प्लस की है। देखिए, एक सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी है, मैथोलॉजी है, आप माने न माने, स्वीकार करें न करें। दूसरी चीज़ें, अगर आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को अगर हम बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में बीजेपी को अकेले ही वोट शेयर 49.56% का मिला हुआ था और कहीं ना कहीं उसके अलायंस के साथ में देख लें तो 50.76% पे थे। अभी जो है 55.50% पे है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही 4-5% जनाधार को बढ़ा रही है। शहनवाज जी, आपने सुना देवकीनंदन मिश्रा जी ने जो कुछ कहा है। यहाँ पर सुनील मिश्रा जी, रोड मैप टू विन उन्हीं की कंपनी है, उन्होंने ये सर्वे किया है, तो इनके बीच में एक चर्चा हो रही थी। लेकिन मैं ज़मीनी मुद्दों को आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने वोटिंग परसेंटेज को जिस अंदाज में बढ़ाया और फिर उसके बाद में कांग्रेस के साथ में बहुत सोच समझकर उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, इसके बाद में उनका ये कॉन्फिडेंस कि हम सीटें लेकर आएंगे, इसका दावा किया जा रहा है। जैसे देवकीनंदन जी भी कह रहे हैं कि जमीन पर उनको लगता है। फिर भी आप क्या कहेंगे? आपने भी कहा कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन ओवरऑल आप मुद्दों के लिहाज से अपनी पकड़ कितनी मजबूत पाते हैं उत्तर प्रदेश में? मैं विधानसभा चुनाव से ही बात की शुरुआत करता हूँ। आपको मालूम है कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो ये हल्ला किया गया कि फर्स्ट फेज में बीजेपी बुरी तरह हार गई, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम फर्स्ट फेज में सबसे अच्छा हमने परफॉर्म किया, जो वेस्टर्न यूपी का इलाका था। तो कई बार क्या होता है कि हम परसेप्शन को झुठला देते हैं जो हमारे बारे में बनाई जाती है चीज़ें। यूपी में कांग्रेस का वजूद ही क्या था? अगर कांग्रेस का, देखिए बसपा सपा का जब गठबंधन हुआ था तो 1-2 मजबूत पार्टी थी और कांग्रेस तो 1-2 एमएलए, अब तो 1 एमएलए और 1 एमपी की पार्टी, उनका अगर गठबंधन हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाता था। हाँ, बसपा सपा का गठबंधन होता तो लड़ाई और तीखी हो सकती थी। कांग्रेस एक परसेप्शन उनका बन जाता है कि ये राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, यूपी से हैं, मोतीलाल नेहरू जी का परिवार सब वहीं से लड़ा है, जीता है। तो ये पुराने ज़माने की बीती हुई बातें। लोकसभा में वो 1 सीट जीते, विधानसभा में 1 सीट जीते, अगर उनका गठबंधन हो भी जाता है या वोट परसेंटेज भी ऐड कर दें तब भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसलिए इनके गठबंधन से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम सपा बसपा से अलग, बीजेपी अपने गठबंधन से लड़ रही है। हमारा गठबंधन जो है निषाद के साथ, अनुप्रिया पटेल के साथ, ओपी राजभर के साथ, हमारा गठबंधन ज्यादा मजबूत है वोट बैंक के हिसाब। अच्छा, मैं आपकी बात को ऐसे समझूं क्या कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस वाले ऐड करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के अलग लड़ने से आपको फायदा हो रहा है? नहीं, हम देखिए वो तो साथ भी लड़े हैं तो हमने देखा है, और सही बात है कि अगर विपक्ष अलग अलग लड़ता है, हमारा वोट तो एक फिक्स वोट है जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वोट है, साथ में मोदी जी के जो योजनाएं हैं वो वोट ऐड करती लाभार्थियों की।
तो वो वोट है ही, हर सीट पर मोदी जी की योजना वोट ऐड करती है। और वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की सरकार की भी इमेज कोई ख़राब नहीं है, योगी जी की इमेज बहुत अच्छी है। तो डबल इंजन की सरकार ने जब अच्छा परफॉर्म किया है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हम सीटें कम क्यों होंगे। पिछली बार जो हम सीट कम हुए थे वो बसपा सपा के गठबंधन से हुए थे, इस बार तो कोई गठबंधन बसपा सपा में नहीं है, इसलिए कम होने का हमारा कोई कारण दिखता नहीं है। जी, बिलाल साहब जो है वो उनका एक काउंटर था। अब बिलाल साहब आप पूछ भी सकते हैं क्योंकि आपकी जो एनालिसिस है वो एक सवाल भी हो सकती है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात ठीक है कि इस बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है, बसपा के साथ नहीं है। लेकिन अगर आप 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 72 सीटें थी और 2019 में ये घटकर 62 रह गई थी, तो 10 सीटों का नुकसान हो गया था। लेकिन इस बार जिस तरह से वहाँ पीडीए का फार्मूला क्लिक किया है, जिस तरह से दलित वोट शिफ्ट कर रहा है और जिस तरह से रोड टू मैप का ये एनालिसिस है कि भारतीय जनता पार्टी 68 स्कोर कर रही है, तो क्या ये मान लिया जाए देश के अंदर लहर है जिस पर कोई एग्री नहीं कर रहा, जिस पर किसी देश के किसी एनालिस्ट ने नहीं कहा, चाहे वो CSDS के सर्वे हो, चाहे ओपिनियन पोल हो, चाहे किसी तरह के भी एक्सपर्ट हो, किसी ने अभी तक ये नहीं माना कि देश के अंदर एक मोदी लहर है। तो अगर इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं तो फिर ये महाराष्ट्र के अंदर ये उसका इफेक्ट क्यों नज़र नहीं आ रहा और अन्य जगहों पर इसका असर क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले खुद स्वीकार करते हैं, ये बात ठीक है, मोदी फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन मोदी लहर नाम की कोई चीज़ नहीं। उन सब के बावजूद इस टाइप का स्ट्राइक रेट मेरे को थोड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का शहनवाज जी, मजबूर कोई करता है। लहर नहीं है, इस पर एक छोटी टिप्पणी क्योंकि ब्रेक पर जाना है मुझे, लेकिन कोई लहर नहीं है, ये बात बिलाल साहब कह रहे हैं। नहीं, हम अपेक्षा नहीं करते कि वो हमारी कोई लहर बताएंगे, कभी बताते भी नहीं है, पिछली बार भी नहीं बता रहे थे, जब विधानसभा के चुनाव में भी नहीं बताया जा रहा था कि हमारी कोई लहर है। जब रिजल्ट आता है तभी लहर पता लगता है। तो हमारे जो मुखालफिन हैं, जो विरोधी हैं, उनको तो हम बहुत निरीह प्राणी लगते हैं, लगता है कि नहीं, इन लोगों की तो कोई वजूद ही नहीं है, लहर ही नहीं है, इनको तो बहुत बुरी तरह हरा देंगे। मैंने कहा कि पिछली बार बसपा सपा मिले थे, सपा की एक ताकत है, लेकिन सपा और कांग्रेस मिली तो कौन वोट ऐड होगा, बता दीजिए आप। जो सपा का वोट बैंक है वो कांग्रेस के मिलने से कौन सा वोट ऐड होने वाला है, कोई वोट ऐड नहीं होने वाला। ये ज़रूर है कि सपा कुछ वोट अपने रायबरेली में, अमेठी में और कई जगह जो सपा के वोटर हैं, वो मुख्य विपक्षी दल है, वो वोट थोड़ा ऐड कर दे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में जो एक दूसरे के वोट काटते थे वो समस्या नहीं होगी, इस तरह की बात है। अभी तक हमने आपको महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई, हमने आपको गुजरात की तस्वीर दिखाई। अब एक और हिंदी भाषी महत्वपूर्ण राज्य का जिक्र करते हैं, राजस्थान आपको लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर यहां पर 56.80 मिल सकता है, यानी आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भी कम से कम एग्जिट पोल में बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का वोट शेयर 36.20% वोट शेयर कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस यहां पर लगातार तगड़ी फाइट देने की बात कर ही रही थी, लगातार राहुल गांधी हो, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए थे। और राजस्थान के इस आंकड़े पर सबसे पहले एक बार सुनील जी का रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। सुनील जी, कैसा रहा राजस्थान के रण में जब आप उतरे? वहां पर तमाम रण बाकुरे तो तैयार थे, अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी उसकी बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही। देखिए क्या है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझें कि लास्ट इलेक्शन में देखें 2019 में 60.5%, लगभग 60.5% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। इस बार लगभग 3.5-4% के करीब में 56.8, लगभग देखेंगे 3.5% कम हो रहे हैं, वोट शेयर कम हो रहे हैं। तो ठीक है, अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो मैं बल्ले बल्ले की बात तो नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर, चूंकि 5 साल उनकी गवर्नमेंट भी रही है, तो कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर मजबूत हुई है। लेकिन लोकसभा की दृष्टि से जो एक एनवायरनमेंट बनना चाहिए कांग्रेस के पक्ष में, वो अभी बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं आगे मैं जिक्र करूंगा, 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस बड़ी अच्छी फाइट दे रही है। अगर मैं बात करूं दौसा की बात करता हूं, अगर मैं बात करूं जो है टोंक सवाई माधोपुर की बात करता हूं और बाड़मेर की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्बैट सिचुएशन में मुझे कांग्रेस दिखाई दे रही है।
इस वक्त प्रभात कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। प्रभात जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ से अच्छी खबर नहीं इस एग्जिट पोल में, लेकिन महाराष्ट्र में आप कांटे की टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आप क्या कहेंगे, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये वो जगह हैं जहां पर आप अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाश रहे हैं। बड़ी कोशिशें की गई हैं अलायंस बनाकर, कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज़ेस भी हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की एक अलग रणनीति और स्ट्रैटेजी रही है। वो अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए निश्चित तौर पर इन जगहों पर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। लेकिन आपका रिएक्शन इन आंकड़ों पर? सर्वप्रथम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को इस लोकतंत्र के महापर्व के समापन पर मेरी हार्दिक शुभकामना। देश तरक्की करे, उन्नति करे। रह गई बात आपने और आपकी टीम ने मेहनत करी है, तो मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। इस बार का चुनाव राजनीतिक दल जो विपक्ष में है उनसे कहीं आगे बढ़कर देश की जनता लड़ रही थी, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूरे चुनाव के दौरान आपने बार बार देखा होगा डिस्कोर्स चेंज करने की बात कौन कर रहे थे? देश के माननीय प्रधानमंत्री। बात हम कहते थे महंगाई पे बात करो, वो बात करना शुरू करते थे मंगलसूत्र पे। हम कहते थे भागीदारी की बात करो, वो कहते थे भैंस खोल ली जाएगी। हम कहते थे बेरोजगारी पर बात करो प्रधानमंत्री जी, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार का वादा आपने पहले भी किया था, कितना रोजगार दिया युवाओं को, इस पर बात करो। प्रधानमंत्री जी चले जाते थे मुजरा पे। तो बार बार प्रधानमंत्री जी की जो बौखलाहट, जो उनकी भाषाई मर्यादा, मैं बड़ा सम्मान करता हूं अपने जितने भी बड़े लीडर हैं किसी भी पार्टी में, मुझे फर्क नहीं है इस बात का, लेकिन कहीं ना कहीं से भाषाई मर्यादा का बहुत ज्यादा पतन हुआ है इस बार इस चुनाव में, खास करके 2024 के चुनाव में। इस बात से थोड़ा मैं आहत भी हूं, क्योंकि मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता हूं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है मेरा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति के अंदर भाषाई मर्यादा और जीत हार अलग है। मैं आप पर इसलिए मैंने कहा कि आप पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि मुझे 4 जून का इंतजार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 200 से 220 मैक्सिमम दे रहा हूं, और एनडीए को अगर साथ ले लें तो वही 230, 35, 40 के आसपास सिमटती हुई दिख रही है मुझे। और इंडिया की बात करें तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं। जब नतीजे सामने आएंगे 4 जून को, तो फिर हम बैठेंगे आपके साथ और इस पर होगा, चर्चाएं होंगी। लेकिन 295 प्लस सीट इंडिया लेके आ रही है। एक छोटा सा वापस आ जाऊंगा सर आपके पास। अनिरुद्ध सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, अलग अलग स्टेट्स की सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग आपको, भारत एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका। अभी जितने राज्य आए, महाराष्ट्र में तो आपको कड़ी टक्कर दे ही रही है कांग्रेस। बाकी राजस्थान का हमने देखा, जो हमने सबसे लेटेस्ट टैली चला रखी है, रोड मैप टू विन के आंकड़े कह रहे हैं कि वहां पर वोट शेयर आपका घटा है। मैं चैनल पे सुन रहा था, हमारे बड़े भाई और हम लोग के वरिष्ठ सैयद शहनवाज हुसैन जी बहुत अच्छा एलिब्रेट उन्होंने किया, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता जी। क्योंकि कांग्रेस के पास में या जो भी है वो एक इमेजिनेशन स्टोरी है कि डिबेट से भागना, से भागना, ये ऐसा कौन करता है जब वो हार रहा होता है। कभी वो कहेंगे ध्यान में प्रधानमंत्री जी की फोटो न लगाई जाए, कभी मीडिया चैनल ना करे, कभी ईवीएम पे, कभी यहाँ ईवीएम लूट ली। देखिए पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट था, डिलीवरेबल कमिटमेंट, स्केलेबिलिटी, स्पीड ऑफ वर्क, इसके ऊपर और जो उनका कमिटमेंट था, जनता ने इस पे वोट किया। उत्तर प्रदेश में हमारी सीट शेयर ज्यादा बढ़ रहा है। भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का देखिए 2% सीट है, और उसके बाद में इनका देखिए कि इनके पास में केवल समाजवादी पार्टी के पास में केवल वोट शेयर कितना है, 22-23% के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे अगर हम लोग देखते चले उत्तराखंड में, हम लोग देखते चले दिल्ली में, हर जगह हमारा वोट शेयर बढ़ता है। इन लोगों के साथ में क्या है कि पंजाब में आम आदमी साथ में लड़ते हैं, दिल्ली में आम आदमी में लड़ते हैं, दिल्ली में एक साथ में लड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी के साथ लड़ेंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ भी लड़ेंगे, उसका केरल में एक साथ में चुनाव लड़े, केरल में विरोध में चुनाव लड़ेंगे। इनका हर जगह पे लोग कंफ्यूजन का ये है। तो जो आप लोग आंकड़े, क्योंकि मैं तो खुद मैथ्स का इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हूँ, प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझता हूँ, जो आप आंकड़े लेके आए हैं ये डेफिनेटली इससे ज्यादा अच्छा कन्वर्जन होता जाएगा। क्योंकि एक चीज देख ली, जब भी चुनाव में जब कोई सर्वे होता है या कोई भी चीज देखिए, तो जिस तरफ ट्रेंड जाता है उस तरफ उनके वोट शेयर बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरफ सीट बढ़ती चली जाती है।
आप 12 बजे तक देखते हैं, अगर जिस तरफ तेजी के साथ में, जितने तेजी के साथ में ई ट्रेंड बढ़ते हैं, जिस तरफ उसमें बहुत ज्यादा उसमें हो जाता है। लास्ट चुनाव में आप लोगों ने सर्वे किया था। ठीक, अनिरुद्ध जी आप जानकार भी हैं, ये जानकर भी अच्छा लगा। और दूसरा ये कि इस पर थोड़ा और एनालिसिस आपके साथ और की जा सकती है। देवकी नंदन जी भी बने हुए हैं, लेकिन मैं बड़ी देर से सरकार साहब को टेलीविजन स्क्रीन पर देख तो रहा हूं, पूछ नहीं पा रहा हूं कुछ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात नहीं आई। लेकिन देश की राजनीति में भी निश्चित तौर पर सरकार साहब आपकी पूरी रुचि होगी, और जल्दी ही हम पश्चिम बंगाल के आंकड़े भी रखेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश की भी बात करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल अभी तक जो आंकड़े आए हैं बहुत ज्यादा आप लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं रहा। इसलिए मैं कह सकता हूं ये, क्योंकि ये गठबंधन अलायंस नहीं हो पाया, टीएमसी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में लड़ने का था। लेकिन फिर भी अभी तक के जो एग्जिट पोल के नतीजे हमने सामने रखे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, और आपका रिएक्शन क्या है इस पर? नमस्कार आप सभी को, और दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले बोलने चाहेंगे, हिंदुस्तान को जो सिनारियो है इस समय, मैं साउथ से स्टार्ट करना चाहता हूं आपको सर। वहां पर 130 सीट है, आंध्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और ये तेलंगाना और पंडिचारी लेके मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट मिलने वाला नहीं है। आप लिख के रख दीजिए, 4 तारीख को हम आप पे बैठेंगे, आप लिख के रख दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। लिख लिया मैंने, लिख लिया। आप ईस्टर्न पार्ट में आ जाइए। ईस्टर्न पार्ट में क्या है, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, वहां पर 117 सीट है। 117 सीट में भारतीय जनता पार्टी को अगर 50 सीट मिल गया तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको हकीकत 325 सीट को जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं ना, आप लिख के रख दीजिए। मेरे को मजाक करने का आदत नहीं है, कॉमेडियन करने की भी आदत नहीं है, दोनों का आदत नहीं है। और रह गया कहाँ आपको रह गया, आपको वहां पर महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, 78 सीट है। यहाँ पर 30 सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। 325 सीट में 110 सीट अगर मिलेंगे तो आपको लगता है 350 रह गया। 218 सीट, 218 सीट में 162 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 272 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आप लोग 300, 350, 400 को कहां से दिखा रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं। एक कहानी होता है बचपन में, बोलते ये बाबू तू शेर है। हम बोलते शेर कैसे, हम कागज में शेर है, जब पानी निकलने के बाद हम। अच्छा, क्या फायदा होगा? अच्छा सरकार साहब मुझे ये बताइए कि ठीक है, अब तो मतदान हो गया, अब क्या फायदा होगा कोई भी नैरेटिव रखने का या कोई चीज दिखाने का? जनता से बात करके आए, जो आंकड़े दिखाई दिए वो अलग अलग एजेंसी रख रही। पहले ही मिश्रा जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई जो बोला जनता ने बोला। आप नाराज मत होइए। अरे नहीं, मैं नाराज, मुझे तो मजा आ रहा है आपको सुनने में। एक के बदले 2 एग्जिट पोल रख दिए हमने आज। हम हिंदुस्तान के राजनीति करने के पहले आप जैसे, हम भी एक पत्रकार था, हम कलयुग एक्सप्रेस जैसे पेपर में हम काम करके आए, साउथ से लेके पूरा आपको मिजोरम तक हम काम करके आए हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैं, देखिए मेरे तो एक चीज है, मैं जाहिर तौर पर सरकार सर आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपके एक्सपीरियंस को आपकी बातों से भी आका जा रहे हैं, और आपको सुनना हर कोई बहुत पसंद भी करता है। सर वापस आ रहे हैं, लेकिन देश का दिल मध्य प्रदेश किस ओर धड़क रहा है, वो आंकड़े भी जल्दी से भारत एक्सप्रेस अपनी टीवी स्क्रीन पर रख दे। मध्य प्रदेश में 29 सीटें आती हैं लोकसभा की, और उन 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है 55.65%। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर सुनिए 36.68%। बहुजन समाज पार्टी भी है चुनावी रण में, 2.34% मतदान। सीट्स कितनी है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। 29 लोकसभा सीटों में से 55 यानी आधी से ज्यादा सीटें तो मध्य प्रदेश में बीएसपी को 2.34% मतदान। और सीट्स अगर हम बताएं आपको मध्य प्रदेश में कितनी मिल रही हैं तो वो सुनील मिश्रा जी बताएंगे। सुनील जी बताइए, अभी आंकड़े भी आ गए हैं सामने, 208 सीटों तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश क्या कह रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरा एक संगठन मुझे ध्वस्त होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। जब तक ये मानकर चलिए कि आप 27 से 28 सीटें दे रहे हैं, 1 से 2 सीट मुझे लग रहा है वो छिंदवाड़ा और राजगढ़ को लेकर जो चल रहा था जो है, देखिए उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं चीज़ें, मुझे लगता था कि अगर मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मैं अपनी अगर दूरदृष्टा देखूं तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में टीम रही होती है, और अगर सही से कम्बैट फाइट किए होते तो और अच्छी फाइट देती हुई कांग्रेस दिखती। लेकिन कहीं ना कहीं अभी संगठन उस रूप में, चूँकि कहीं ना कहीं जीतू पटवारी एक नए हैं, युवा हैं, मेहनत के साथ में है, लेकिन वह तजुर्बा नहीं है जो कमलनाथ का तजुर्बा है। जिस तरह उनके
कि एक कहने पे कार्यकर्ता, एक आह्वान करने पे सड़कों पे आ जाता था, चीजें करता था। तो मुझे लग रहा है कि संगठन में कहीं ना कहीं इस बार विरोधाभास भी क्या है। खींचतान रही है जबरदस्त। जीतू पटवारी खुद संघर्ष करते रहे, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने वो संघर्ष देखा और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है इस पूरे चुनाव में। बिल्कुल भुगतना पड़ा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक निगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप 1 या 2 सीटों का नुकसान वहां पर देख रहे हैं। उसके पीछे का कारण है शिवराज फैक्टर। महिलाओं के बीच में मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दूं, अगर पूरे आप सैंपल साइज की बात करेंगे तो लगभग 4.5% के करीब में महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटिंग की है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पैन इंडिया लेवल। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बात करूं तो महिला मतदाताओं का रुझान लगभग 2.2% के करीब में है। इसका रीजन एक समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह लाडली बहना को लॉन्च किया था, उसके बाद उनको सीएम पद नहीं मिला, तो महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने अपनी छवि बना रखी थी, तो बहनों को पसंद नहीं आई बात ये आपके। लेकिन देखिए, मैंने कहा एक के बदले 2 एग्जिट पोल चल रहे हैं। सरकार साहब, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, मध्य प्रदेश पे भी थोड़ी टिप्पणी आप करें। देखिए सबसे बड़े बात बता रहा हूं, आज की तारीख में नौजवान का मन में, मैं खुद एक मतलब हम लोग को भी एनालिसिस है हिंदुस्तान में क्या होते जा रहा है। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का नौजवान आज तरस रहे, नौकरी नहीं है। ये तो 2 करोड़ की नौकरी के बाद बोला 20 करोड़ नौकरी होना, 15 लाख आपको अकाउंट में जाएंगे। उज्ज्वला योजना जिसके बारे में बता मालूम है, 6.5 करोड़ आदमी, मैं आपको आरटीआई किया था उसको कॉपी, 6.5 करोड़ आदमी छोड़ दिए उज्ज्वला योजना। लकड़ी से खाना पकाने पड़ रहा है, महंगाई आप सोचिए मत। आज के तारीख में स्टूडेंट कहां जाएंगे कहीं, आज के तारीख में सारे सरकार साहब, ये जो प्रभात जी और अनिरुद्ध जी बैठे इनके साथ में खूब चर्चा करिए इस पे। ऐसा पक्का आप पूछ लीजिएगा अगर ना बोला हो प्रभात जी ने ये बातें, अनिरुद्ध जी ने ना जवाब। तो मध्य प्रदेश की बात हो गई है, गुजरात की बात हो गई है, राजस्थान की बात हो गई। इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को लगभग दोहराती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। लेकिन सरकार साहब ने ब्रेक से पहले आपको अपने आंकड़े भी बताए हैं। उन्होंने कई दावे किए, राजनीति छोड़ने तक की बात कही है। अब उनके राज्य में लिए चलते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। और पश्चिम बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां ममता बनर्जी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति बहुत मजबूत मानी जाती है और बीजेपी को खासा जोर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ 42.62% बीजेपी को और टीएमसी को कम वोट प्रतिशत मिलता दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल में, 39.7%। यानी और जो इंडिया अलायंस है वो अलग से लड़ा है, लगभग 13% के आसपास उनके पास ये वोट प्रतिशत जा रहा है। क्या इन दोनों में कट गया वोट, बढ़ गया वोट, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। मिलकर लड़ते तो नतीजा कुछ और होता है। हालांकि रणनीतिक तौर पर ममता बनर्जी को ये लगा कि अलायंस के साथ में या वामपंथी दल और कांग्रेस के साथ में ना जाया जाए तो बेहतर होगा, ये उनकी सोच थी, समझ थी। इसका असर हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन ये आपके सामने इस वक्त पूरे आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल के, जो स्पष्ट तौर पर यह संकेत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर होती दिखाई दे रही। 20 से 21 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और टीएमसी के खाते में 19 से 20 सीटें ने बीजेपी लोकसभा सीटों के मामले में बढ़त बना सकती है पश्चिम बंगाल में। अब सरकार साहब निश्चित तौर पर कुछ कहना चाहेंगे। उन्होंने आंकड़ा पहले ही दे दिया था कि दहाई के अंक में भी बीजेपी नहीं जा रही। लेकिन मिश्रा जी, आपने क्या देखा पश्चिम बंगाल में, वो बताएं, फिर सरकार साहब का हम लेते हैं कमेंट। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो पश्चिम बंगाल में अगर देखें, विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बैक टू बोन और बैक टू बेसिक माइक्रो लेवल पे बहुत काम किया है। आप संदेश खाली जैसे मुद्दे को आप नहीं ले सकते हैं कि एक मुद्दे को लेकर चल रही थी ग्राउंड पे, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में जब हम वहाँ पे देख रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर से चुनाव लड़ रही थी, अर्थात उनके पास नीचे टीम नहीं थी। आप देखेंगे तमाम ऐसे में असेंबलीज में था जहाँ पे ऐसा था कि टीएमसी का कार्यकर्ता आया, टीएमसी का नेता आया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और असेंबली का इलेक्शन लड़े। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पिछले 2-3 सालों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपनी जड़ों को मजबूत किया है और उस मजबूती का फायदा उसे 2-2.5-3% के वोट शेयर बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। दूसरा रीजन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीएमसी की एक सबसे बड़ी भूल थी कांग्रेस के साथ न जाना। 11 सीटें ऐसी हैं कि 11 सीट मैं एग्जैक्टली कर रहा हूं, 11 सीट ऐसी हैं कि अगर टीएमसी और कांग्रेस साथ में मिलकर लड़ती तो चुनाव जीत जाती। उस समय सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी होती कि अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं कि टीएमसी को 19 से 20 पर और इंडिया गठबंधन को 2 से 3 पे, ये 30+ की सिचुएशन में खड़े होते। तो कहीं ना कहीं एक मेजर भूल रही है इंडिया गठबंधन में टीएमसी का न आना, और दूसरा कहीं ना कहीं एक सिचुएशन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक लंबा अवधि मिल गया अपने बूथ को, अपने कैडर्स को, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट
मूवमेंट को मजबूत करने का। जी, और मुस्कुरा रहे हैं सरकार साहब, निश्चित तौर पर बहुत कुछ काउंटर करना चाहेंगे, सर पर हाथ भी लगा रहे हैं बार बार। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, पहले मिश्रा जी बोलिए, आज के बाद में जो एनालिसिस किया, अगर ये गलत हो जाएंगे तो आप कभी भी नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस आप कीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं टीएमसी अगर 32 को नीचे सीट मिलेंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, हम कभी चैनल में नहीं अब आएंगे। मैं आपसे कहूंगा नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। चैलेंज कीजिए, हम नाराज नहीं हो, चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, आप बोल रहे हैं, मालूम है आपको, मैं 4 तारीख के बाद भी आपसे बात करूंगा। 4 तारीख को आज भी एक लोकसभा में 400 से 500 बूथ में है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंट बैठा नहीं पाए, एजेंट नहीं मिला है। इनको जानकारी नहीं है, इसके लिए बोल रहा है कि हम ग्रास रूट लेवल से काम करके आता है ना, तो हम सुबह से शाम तक हमको कार्यकर्ता के साथ बहुत जुड़े रहने पड़ता है। यहाँ पर ऊपर में दीदी, नीचे में बूथ कार्यकर्ता थे। 300 से 400 बूथ में या 500 बूथ में भी एजेंट नहीं बैठा, जहां एजेंट नहीं बैठा पाता है, अब सपना देख रहा है। अच्छा, कांग्रेस कहां पर था? मतलब 2 ही जगह था, मालदा मुर्शिदाबाद, जहां 0 सन्नाटा हो चुका है। आप कहां पर बोल रहे 10 से 12 सीट में कांग्रेस को साथ में फायदा हो सकता। हम कांग्रेस को 2 सीट देना चाह रहे थे, मालदा और आदित्य चौधरी को हम तो जीता के ले जाएंगे। आपको मालूम विधानसभा के अनुसार में वहां पर जो स्थिति है, आदित्य चौधरी 3,73,000 वोट से पीछे चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी 3,10,000 वोट से वहां से पीछे चल रहा है। बहरमपुर लोकसभा के हिसाब से विधानसभा 7 विधानसभा मिला के एक लोकसभा होता है, आपको बता। अरे 10 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग को सामने फाइट हुआ। कौन से में? अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रानाघाट, आरामबाग, कांथी, तमलुक, पुरुलिया, बिष्णुपुर, बांकुड़ा, ठीक है। ये 10 में 32 में वो कहीं लड़ाई में नहीं था, वो 32 तो हम जीत ही रहे हैं। इसमें हम 6 सीट जीतेंगे, दावा को साथ कह रहा हूं। नॉट लेस देन 32, नॉट मोर देन 38, 39। आपको मैं बता रहा हूँ हकीकत, आप लिख के रख दीजिए। ठीक है बिलाल सर आप भी ये आंकड़ा लगातार जो टैली चल रही है, सरकार साहब वापस आ जाएंगे आपके पास। बिलाल साहब को एक बार फिर से, सर सुनील जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक बार बिलाल जी का ले लेते हैं, फिर सुनील जी आप 20 सेकंड में। प्रभात जी आपके पास भी आ रहे हैं, प्रभात जी आपके पास भी आ रहे हैं, एक बार बिलाल जी ये जो टैली बता रही है, और पहले दिन से प्रधानमंत्री सरकार साहब एक एक करके सभी मेहमानों को शामिल कर लेते हैं, तो उससे चर्चा में दूसरे पहलू भी आ जाएंगे। आऊंगा आपके पास, आप तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भाई, पश्चिम बंगाल की बात चल रही है, आपकी बात कैसे नहीं लेंगे। लेकिन बिलाल साहब फटाफट अपना कमेंट। देखिए जहाँ तक वेस्ट बंगाल का ताल्लुक है, जिस तरह से ममता दीदी ने वहाँ चुनाव भारी बनाम बंगाली बना के लड़ा है, या गुजराती बनाम बंगाली बना के लड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। वहीं जो ममता दीदी की योजनाएं थी, वो वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी लोकप्रिय हैं, और ममता खुद एक फायर ब्रांड नेता के रूप में वहाँ पर जानी जाती हैं। तो उस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव को एंटी गुजरात के पैटर्न पे जाके लड़ा है। ज़मीन पे वो मजबूत है, उनके पास कार्यकर्ता है, बहुत ही एंथुजियास्टिक होकर लड़ती है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहा है, जो हमने जितना भी संपर्क किया था अपने लोगों से, उनको ये बताना था बहुत अच्छी फाइट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पे स्कोर करेगी इसका किसी को अंदेशा नहीं था। लेकिन रोड टू मैप का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में एक एज लेती हुई नजर आ रही है। इसका क्या कारण है, ग्राउंड पर क्या फैक्टर काम कर रहे थे, या ममता बनर्जी के अगेंस्ट ऐसा कौन सा फैक्टर काम कर रहा है जिसको हमें समझने की जरूरत है। प्रभात जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रेक पर जाएं उससे पहले फटाफट अपनी बात कहें। नहीं, मैं मिश्रा जी की बातों से थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद इसलिए भी लगा, मैं बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी मेहनत करी है, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। यही नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा था, बंगाल के संदर्भ में ही कह रहा हूं। 170 सीट, 200 सीट, कई चैनल बता रहे थे जो हमारे एग्जिट पोल लेकर के आते हैं लोग। तो मैं तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं बंगाल को लेकर के। ठीक है, सरकार साहब ने, उनके साथ में हूं कि बंगाल में बीजेपी डबल डिजिट में नहीं जाएगी इस बार। और क्यों जाए, बंगाल के लिए किया क्या है इन्होंने? ओ दीदी बोल करके थोड़े मोदी जी चले जाएंगे बंगाल के लोगों का दिल जीत लेंगे। बंगाल को इन्होंने हाशिए पे रखा है, इसलिए बंगाल के लोग भी इस बार इनको हाशिए पे रखने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए 4 जून को, रिजल्ट आपको बताएगा कि बंगाल में अब कभी ये रविंद्रनाथ टैगोर बनने का प्रयास करते हैं। भाई बंगाल के लोगों के बारे में एक बात कही जाती है, मैं खुशनसीब हूं, मैं भी बंगाल से ही निकला हुआ हूं, तो बंगाल के लोगों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो ना 24 घंटा पहले सोचते हैं दुनिया से। अरे प्रभात जी, वो तो बता ही रहे हैं। सरकार साहब आप अपनी पार्टी का बताइए, एग्जिट पोल में तो आपको थोड़ी अच्छी स्थिति दिखाई, उसको भी सरकार साहब ने खारिज किया, आपको 2 सीट भी नहीं मिल रही है वहां पे, आप 0 पे रहेंगे। सरकार साहब का अपना व्यक्तिगत हो सकता है, मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखेंगे आप, बाकी में इत्तेफाक रखेंगे सरकार साहब से। और मैं दावे के साथ कहता हूं, दिलीप घोष जी 2.5 से 3 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे।
राइट 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 राइट। दिलीप Right. घोष जी, मैं अब दावे के साथ संदेश- कह रहा हूं ये बात। संदेश खाली में भी 3 से 3.5 लाख लीड होगा। संदेश खाली में 3 से 3.5 लाख वोट्स का लीड होगा। अब लिख के रख अरे दीजिए आज के तारीख। संदेश खाली के नाम पर कब तक बंगाल को बदनाम करोगे आप? बंगाल का मतलब सिर्फ संदेश खाली नहीं है। संदेश खाली में यही तो 3 से समझाने का 3.5 प्रयास कर रहा हूं वोट से मैं। जीतेंगे। ये ठीक है हकीकत सर, इसको इन तमाम बांटने का दावों प्रयास पर है। लगातार ये बड़ा दिलचस्प है कि कभी ये देखिए, इसलिए साथ में नहीं हो पाए दोनों, अभी साथ में दिखाई दे रहे थे लेकिन अब नहीं है। ये एक मसला रहा है और इसीलिए अलायंस नहीं हो पाया। सरकार साहब ने जो कहा